Warm greetings to all those tuned into Radio Udan, a flight of life. How are you all today? Are you waiting eagerly to listen to your favorite book by your favorite author on your favorite show, The Book World? So, here I am, RJ Rajeshwari, आपका favorite book, The Sign of Ikshvaku, लेखक अमीश त्रिपाठी। चलिए जरा एक रिकैप देख लें। ये रामचंद्र सीरीज की पहली किताब है, इसलिए इसमें रामचंद्र जी के जन्म से पहले जो घटित हुआ उसका बैकग्राउंड दिया गया है। यानी दशरथ जी की 3 रानियां थी। पहले कौशल्या जी, कोई संतान नहीं हुई इसलिए उन्होंने कैकेयी से विवाह किया। उसके बाद उन्होंने सुमित्रा जी से भी विवाह किया। और इस समय राजा दशरथ अपने सहयोगी राजाओं के साथ पश्चिम समुद्री तट पर लंकापति कुबेर, उसका जनरल रावण और उसके अनेक सैनिकों के साथ युद्धग्रस्त थे और वहां घायल होके वो मूर्छित हो गए थे। वो उन्हें लाकर कैकेयी के पास सौंप दिया गया था। कैकेयी उन्हें रथ में बिठाकर दूर भगा ले चली। पीछे से ऑफ कोर्स कैकेयी के पिताजी और उनके कुछ सैनिकों ने उन्हें कवर दिया था। और इधर राजमहल में रामचंद्र जी का जन्म हो चुका था। चलिए अब कहानी में आगे चलते हैं। नीलंजना जो रॉयल डॉक्टर थी, उन्होंने टाइम रिकॉर्ड किया था। एग्जैक्ट मिड डे था जब राम जी का जन्म हुआ था। और उस दिन शाम होते होते कौशल्या जी और रामचंद्र जी गहरी नींद में थे। उस समय नीलंजना जी उठकर एस्ट्रोलॉजर के रूम में चली गईं, यानी ज्योतिष के रूम में। और वहां जाके उन्होंने सब बात बताई तो एस्ट्रोलॉजर बहुत सोच में पड़ गए। तो नीलंजना ने बार बार पूछा, इसका क्या मतलब होता है? तो उन्होंने बार बार पूछा, आर यू श्योर कि वो एग्जैक्टली दोपहर को ही पैदा हुए थे? उसने कहा, हाँ मुझे पक्का पता है, ना इधर ना उधर, बिल्कुल दोपहर के घड़ी में ही पैदा हुए थे। तो नीलंजना ने अब पूछा, अब आप बताइए कि उनका भविष्य कैसा रहेगा? और वो ज्योतिष कहने लगे, मुझे नहीं पता। इसका क्या मतलब, आपको नहीं पता? हाँ मुझे नहीं पता। नीलंजना बाहर की ओर देखने लग गई। एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर वो महल स्थित था जो अयोध्या में सबसे ऊंची जगह थी, और कुछ सोचने लगी। फिर उसने ज्योतिष से कहा, यू डोंट हैव टू टेल द एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ। उनका जन्म बिल्कुल मिड डे से 1 मिनट पहले हुआ था। फिर क्या था? ज्योतिष जी बात समझ गए। उन्हें ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो भी कौशल्या जी के पीहर से आए हुए थे। उनकी पूरी की पूरी लॉयल्टी यहाँ पे राजमहल की ओर, कौशल्या जी की ओर थी। तो बात समझ गए। आज वशिष्ठ जी किले के गेट तक आए अपने कुछ चेलों के साथ। किले के दरवाजे पे खड़े सब सिक्योरिटी वालों ने उठ के उन्हें प्रणाम किया बहुत आदर के साथ। वशिष्ठ जी रुके नहीं, वो आगे चलते गए। आगे एक बहुत बड़ी सी नहर दौड़ती थी जो किले के चारों ओर ऐसा काम करती थी कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी। यानी कोई भी दुश्मन जब तक कोई नाव निकालते और वहां से तब किले में जा पाते, अंदर सिटी में जा पाते, तब तक किले की दीवारों के ऊपर खड़े हुए सैनिक उन्हें मार गिराते। और इसका दूसरा रीज़न ये था कि इसको पानी सरयू नदी से प्राप्त होता था। इसलिए जब भी सरयू नदी में बाढ़ आने की नौबत होती थी, पानी सारा नहर में आ जाता था, तो उसको बाढ़ से भी बचाता था। ये नहर राजा दशरथ के पूर्वजों का बनाया हुआ था। और इसके अलावा उस नहर के ऊपर, पूरे नहर के ऊपर कवर करने के लिए सीलिंग जैसा रेड स्टोन से बनाया गया था। और उसकी सीलिंग के ऊपर बहुत सुंदर चित्रकला करी हुई थी, जिसमें कि भगवान की तस्वीरें भी बनाई हुई थी और राजा दशरथ के पूर्वजों के बारे में भी उसमें अंकित था। 6 साल पहले रावण ने युद्ध में अयोध्या को तहस नहस कर दिया था, मगर फिर भी अयोध्या की ग्लोरी कम नहीं हुई थी। मगर क्योंकि उनके छोटे राजा भी उस युद्ध में पार्टिसिपेट करने गए थे, सब लोग बहुत क्षतिग्रस्त होने के कारण अयोध्या की ओर तो किसी ने आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं करी। सभी बहुत टूटे फूटे पड़े हुए थे।
लंका से कमीशन आना बहुत ना के बराबर हो गया और अयोध्या से जो परचेसिंग यानी सामान खरीदी होती थी लंका वालों की बहुत कम प्राइस में होने लग गई। फाइनेंस का प्रॉब्लम अयोध्या में छा ही गया था। पहले जब ये कैनाल बनाया गया था पूर्वजों द्वारा, वो इतना पानी प्रोवाइड करने लगा उसकी ट्रिब्यूटरीज भी कि खेतीबाड़ी बहुत अच्छी चलने लग गई। वो इतनी अच्छी हुई कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अधिक पैदावार होने लगी, जो कि ज़रूरत ही नहीं थी अयोध्या के लिए उतनी पैदावार की। इसलिए एग्रीकल्चर छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग सैनिक बन गए और दूर दूर जाकर राजा के साथ जाकर लैंड वगैरह कैप्चर करने में काम आया। इसलिए बहुत सारे लैंड इनके नीचे आ गए और अयोध्या का कौशल राज सब जगह फैल गया। आज वशिष्ठ जी ने आगे होकर उस धरती को लेटकर नमन किया, जहाँ पर सामने बड़ी बड़ी 3 मूर्तियां स्थापित करी गई थी। एक ब्रह्मा जी की, एक विष्णु के रूप परशुराम जी की और एक शिव जी की यानी रुद्र की, यानी द ट्रिनिटीज ऑफ जन्मकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता की त्रिमूर्तियां जहाँ पे स्थापित थी। वशिष्ठ जी ने त्रिमूर्तियों से प्रार्थना करी कि वे उन्हें रास्ता दिखाएं, क्योंकि वशिष्ठ जी कहने लगे कि अब मैं क्रांति लाना चाहता हूँ। उन्होंने जो आसपास का नज़ारा देखा, यानी जो नहर देखा सूख गई थी, जो उसके ऊपर इतनी सुंदर सीलिंग बनाई गई थी, जगह जगह से पेंट उतरने लगा था। त्रिमूर्तियों के सर पे जो मुकुट रखा हुआ था उसकी भी गोल्ड लाइनिंग उतरने लगी थी। क्या अयोध्या के पास इसके लिए अफोर्ड करने के लिए खजाने में पैसा नहीं था? उनका तो अब लगता है इरादा भी नहीं था ये सब ठीक कराने का। वशिष्ठ जी प्रार्थना करने लग गए, मैं अपने हिंदुस्तान को अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहता हूँ और मैं उसकी खोई हुई वो गाथा, वो गौरव मैं उसका वापस लाना चाहता हूँ। प्रभु मेरी सहायता करिए और मुझे रास्ता दिखाइए। तभी वशिष्ठ जी को मंत्रोच्चारण करने की आवाज आने लगी। उन्होंने मुड़ के देखा तो देखा एक ग्रुप ऑफ पीपल राम राम का जाप करते हुए आ रहे थे। आजकल ये सब नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता था। रुपये पैसे आने के बाद लोगों ने भगवान का नाम लेना लगता छोड़ ही दिया था। वो लोग परशुराम का नाम लेते हुए आ रहे थे, तभी वो राम राम करते आ रहे थे। वशिष्ठ जी ने भगवान परशुराम को धन्यवाद करा, क्योंकि ये चीज उन्हें एक क्लू लग रही थी। वशिष्ठ जी के मन में था वो रानी कौशल्या से कहकर 6 साल का अयोध्या का राजकुमार राम, उसका नाम वे रामचंद्र रखें। राम जी तो सूर्यवंशी थे, मगर कौशल्या देवी अपने पीहर से चंद्रवंशी थी। तो वशिष्ठ जी को लगा कि रामचंद्र नाम में दोनों देशों की गाथाएं आ जाएंगी, सूरज भी और चांद भी। उस समय में किसी बच्चे का नाम बहुत सोच समझ के रखा जाता था, क्योंकि नाम बच्चे का स्वधर्म निर्धारित करता था। एक और नाम वशिष्ठ सोच के आए थे, यानी राम जी के छोटे भाई जो उनसे 6-7 महीने छोटे थे, भरत जी का नाम। कैकेयी जब राजा दशरथ को युद्ध से बचा रही थी, तब उन्हें पता नहीं था कि उनके पेट में भी बच्चा पल रहा था। वशिष्ठ जी ने एक चक्कू से अपना राइट अंगूठा जरा सा काटा और खून थोड़ा नहर में टपकने दिया और उन्होंने भगवान परशुराम से प्रार्थना करी, आप ही ने मुझे सिखाया है कि एक लीडर को अपनी जान से ज्यादा अपनी कंट्री प्यारी होनी चाहिए। चलिए यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके कहानी आगे देखते हैं। वेलकम बैक टू रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दिस इज आरजे राजेश्वरी and you are listening to the Sign of Ikshvaku by Amish Tripathi। रानी कौशल्या एक रानी की हैसियत से तो खुश थी, मगर एक माता की हैसियत से नहीं थी। 6 साल हो गया था लंका के युद्ध को और
यानी रामचंद्र जी के जन्म को वो भी। और रानी कौशल्या फिर भी राजा दशरथ के मन में अपनी जगह नहीं बना पाई थी। स्पेशली लंका के साथ युद्ध के बाद तो कैकेयी का स्टेचर और बढ़ गया था दशरथ जी के मन में। और ये बात फैला दी गई थी ऑफ कोर्स रानी कैकेयी के द्वारा कि रामचंद्र जी का जन्म बहुत बुरे कर्मों के कारण उस समय हुआ जब राजा दशरथ पहली बार कोई युद्ध हार गए उसी समय। अतः राजा दशरथ जी ने यही बिलीव करना शुरू कर दिया कि वो बहुत ऑस्पिशियस नहीं था रामचंद्र जी का जन्म। और धीरे धीरे पूरी अयोध्या नगरी भी दशरथ जी जैसा ही सोचने लगी थी। अब क्या था कौशल्या जी के मन में, वो बहुत परेशान रहती थी और चाहती थी कि अच्छा ही रहेगा कि राम जी दरबार से निकल जाएं, यानी महल से निकल जाएं और वशिष्ठ जी गुरु जी के आश्रम में चले जाएं। एक तो वो ऐसे एटमॉस्फेयर से भी दूर रहेंगे एंड डेफिनेटली बहुत कुछ जिंदगी में अच्छा सीख के आ पाएंगे। इसलिए वशिष्ठ जी राजमहल पहुंच गए थे अपने गुरुकुल में बच्चों को ले जाने के लिए। रामचंद्र जी तो इतने सिंपल, इतने शांत, इस उम्र में भी इतना शांत बच्चा किसी ने न देखा होगा। कौशल्या जी का तो जी बाहर आ रहा था, रोती गई कि अब मेरे पुत्र से मुझे बिछड़ना पड़ेगा। मगर रामचंद्र जी बिल्कुल शांत थे और उनसे 6-7 महीने छोटे भरत जी तो उनका रो रो के बुरा हाल था। मगर कैकेयी कहती थी, अरे तुम क्या ये रोते रोते मेरे पीछे पड़े हो, बिल्कुल अपने पिताजी की तरह बहादुर बनो, एक दिन तुम्हें राजा बनना है, वो यही सिखाती थी। मगर जो ट्विंस भरत और शत्रुघ्न 3 साल के, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वशिष्ठ जी ने सोचा ये अभी बहुत छोटे हैं मगर मेरे पास उपाय नहीं है, मुझे सबको एक साथ ले जाना पड़ेगा। 2 बच्चे यहाँ रह गए तो यहाँ की जो कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र होता है राजमहल का, उसमें ये बच्चे फंस जाएंगे। इसलिए बेहतर यही होगा सबको एक साथ ले जाया जाए। साल में 2 बार 9-9 दिन की छुट्टियों में, विंटर में और समर में, ब्रेक में वो घर आया करेंगे। अब इन बच्चों का गुरुकुलवास शुरू हो गया। 3 साल हो गए गुरुकुल में रहते हुए। एक बार विंटर वेकेशन के 9 दिन की छुट्टियों में सब बच्चे अपने घर वापस आए। रामचंद्र जी तो महल में आने के बाद भी ज्यादा वक्त गुरुजी के साथ बिताना पसंद करते थे और कुछ न कुछ उनसे बातें करके और सीखते रहते थे, क्योंकि इस समय में गुरु वशिष्ठ भी राजमहल में रहने आते थे बच्चों के साथ में। भरत जी को तो अलाउड नहीं था कैकेयी जी के कमरे से बाहर आना। वो वहीं बैठकर उनसे सब पूछती कि क्या क्या सीखा और उन्हें और सिखाने में लगी रहती। शी यूज्ड टू ट्यूटर हिम। लक्ष्मण जी को तो छोटे टुट्टू यानी बेबी हॉर्सेस, पोनीस चलाना बहुत पसंद था। वो तो अकेले निकल पड़ते थे चलाने के लिए। और शत्रुघ्न पीपल के पत्तों पे लिखे हुए किताबें यानी कुछ न कुछ वो हमेशा पढ़ते रहते थे। ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड ओनली इन रीडिंग। एक दिन लक्ष्मण जी अपनी पोनी चलाते हुए दौड़ते हुए आए। अपनी माँ सुमित्रा जी के कमरे में बाहर उन्हें सुनाई दिया कि वो शत्रुघ्न से कुछ बात कर रही थी। वो खड़े होकर सुनने लग गए। वो शत्रुघ्न से कह रही थी, देखो तुम्हें हमेशा भरत के साथ रहना चाहिए और हमेशा उनकी छाया बन के रहना चाहिए। शत्रुघ्न को तो कुछ कान में बात पड़ी नहीं रही थी। वो जी माँ कर रहे थे। फिर रानी ने पूछा, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? शत्रुघ्न ने सर उठा के कहा, हाँ माँ। और उन्होंने जो भी कहा उन्होंने रिपीट कर दिया। मगर रानी समझ गई कि इसे कुछ भी नहीं समझ आया, क्योंकि इसका ध्यान ही नहीं था। लक्ष्मण जी वहां से हंसते हुए दौड़ते हुए आके अपनी माँ की गोद में बैठे और बोले, माँ मैं आपकी बात हमेशा सुनूंगा, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। सुमित्रा ने उनसे कहा, हाँ तुम तो मेरे लाडले बेटे हो, तुम अवश्य मेरी बात सुनोगे। तो तुम सुनो, देखो राम बहुत सीधा है और उसका मन बहुत साफ है। उसके बारे में लोग बहुत गलत चीजें पीछे से कहते हैं, वो फिर भी सबके मन को बिल्कुल साफ समझता है। जैसा खुद साफ है वैसे ही साफ समझता है वो। तुम्हें हमेशा उसके छाया बन के रहना पड़ेगा और उसे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा उसका, क्योंकि तुम्हें पता है उसके ऊपर बहुत संकट पड़ने वाले हैं। अच्छा माँ, ऐसी बात है? वैसे षड्यंत्र का शिकार होंगे? आप न चिंता करिए, मैं हमेशा राम भैया को प्रोटेक्ट करूंगा, हमेशा मैं उनके साथ रहा करूंगा। एक दिन दोपहर को रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों अयोध्या के हॉर्स राइडिंग ग्राउंड्स में पोनी राइड करने गए। रामचंद्र जी बहुत ग्रेसफुली माउंट करके और पोनी आगे चलाने लगे। ही वॉज वेरी मच प्रैक्टिस्ड। वो आगे चले, लक्ष्मण जी पीछे अपने पोनी को बहुत फ्रैंटिकली किक करने लग गए। वो आगे न जाके दिया।
और लक्ष्मण जी थप थप करने लग गए रामचंद्र जी को बुला के। रामचंद्र जी पीछे मुड़ के मुस्कुराने लगे, लक्ष्मण ठीक से चलाओ और जल्दबाजी मत करो। और वो आगे बढ़ने लगे। लक्ष्मण जी बहुत फ्रैंटिकली उसको मार के आगे जाने की कोशिश कर रहे थे और थप थप करके आवाज लगा रहे थे राम को। रामचंद्र जी ने दोबारा देखा और वो समझ गए लक्ष्मण कुछ कहना चाह रहा है और वो रुक गए। लक्ष्मण जी बहुत फुर्ती से आगे आए। ही डिसमाउंटेड फ्रॉम द पोनी, नीचे उतरे और तुरंत बोला, दादा जल्दी नीचे उतरो। रामचंद्र जी ने कहा, क्या हुआ? उन्होंने उनका हाथ खींचा। लक्ष्मण जी ने खींचने के जेस्चर में, जल्दी नीचे उतरो। रामचंद्र जी नीचे उतरे। जैसे ही नीचे उतरे लक्ष्मण जी ने दिखाया, देखो क्या हुआ है। जिसके ऊपर रामचंद्र जी बैठे हुए थे, यानी पोनी के ऊपर जो बांधा जाता था, जिसके ऊपर वो बैठे हुए थे, वो टूट के हाथ में आ गया था। यानी अगर और वो कुछ समय, कुछ फ्यू सेकंड्स भी उस पर बैठे रहते, वो हॉर्स के ऊपर की जो बकल था वो टूट जाता और रामचंद्र जी नीचे गिर जाते। उन्हें सीरियसली चोट लगती, मर भी सकते थे। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को गले लगा लिया। भाईया, तुमने तो मुझे बचा लिया। लक्ष्मण जी ने कहा, देखो ये किसी का षड्यंत्र है। रामचंद्र जी ने जब उसको देखा, घोड़े के ऊपर के बकल को, वो बस ज्यादा यूसअप हो गया था, उसके कारण घिस गया था। उन्होंने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ये इतने बड़े बड़े शब्द तुम्हें किसने सिखाए? षड्यंत्र? और वो मुस्कुरा दिए। लक्ष्मण ने कहा, मुझे शत्रुघ्न ने सिखाया। अच्छा, शत्रुघ्न ने? एनीवे, अभी हम पहले निरंजना जी को दिखा देते हैं। सुमित्रा ने कहा, मगर हुआ क्या? राम जी ने कहा, नहीं नहीं, वो मेरी गलती थी। मैं रात को अस्तबल चला गया घोड़ों से मिलने के लिए और मुझे लक्ष्मण को अपने पीछे रखना चाहिए था। वो घोड़ा थोड़ा सा एरेटिक बिहेव करने लग गया, उसने पीछे से मार दिया तो लक्ष्मण को लग गई। लक्ष्मण जी को इतनी शर्म आई कि मेरी वजह से दादा को आज ये बोलना पड़ा, क्योंकि सुमित्रा और सब जानते थे कि राम जी बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। तो सुमित्रा ने कहा, अच्छा जाओ, तुम पहले उसको डॉक्टर को दिखाओ। और उनकी मेड्स आगे जाने लग गई। सुमित्रा ने उसको अपने हाथ से रोक दिया। तब तक लक्ष्मण जी ने राम जी का एक हाथ उठा के अपनी छाती पे रखा। दादा, हम हमेशा साथ रहेंगे। सुमित्रा मन ही मन मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि मेरा बेटा सबसे सिक्योर हाथों में है। उसने मेड को भी रोक दिया। उन्हें पता था कि राम जी अपने आप उसका ध्यान रखेंगे। अब राजकुमारों को गुरुकुल में रहते हुए 5 साल हो गया था। आज वहां पर कुश्ती का कंपटीशन होने वाला था और राम जी पहली बार एक प्रोफेशनल, बहुत बड़े आदमी, यानी अपनी उम्र से भी बड़े आदमी के साथ कुश्ती में कम्पीट करने वाले थे। लक्ष्मण जी वहां बैठ के राम जी को अप्लॉज कर रहे थे। शत्रुघ्न वहां पर फिर से एक पाम के पत्ते पर बैठ के कुछ पढ़ रहे थे। वो ईशा उपनिषद का श्लोक पढ़ रहे थे, अपने में ही मुस्कुरा रहे थे। उसकी सुंदरता को पढ़ के समझ के बहुत खुश हो रहे थे। उनके पीछे बैठे भरत ने उनके सर पे हल्का सा टैप किया और रामचंद्र जी की ओर इशारा किया, यानी यहाँ क्या हो रहा है उसको तो देखो। शत्रुघ्न ने बहुत एप्रीहेंसिवली उस पामेरा लीव को साइड पे रखा और देखने लग गए। यहाँ पर ऑथर थोड़ा सा आश्रम का डिस्क्रिप्शन देते हैं, यानी कि वशिष्ठ जी के आश्रम का, कि वेस्ट कोस्ट में शोन नदी के किनारे बना हुआ आश्रम था, जहाँ से कि नदी घूमकर जाके गंगा जी में मिल जाती थी। और ऐसा आश्रम बना हुआ था कि पहले तो वो झाड़ियों से गुजर के आना पड़ता था, फिर एक स्टीप रास्ते यानी थोड़ा सा खाई में उतर के जाता था। उसके बाद एक ब्रिज बना हुआ था, उसके ऊपर रिवर के ऊपर आगे जाके फिर आश्रम बना हुआ था, यानी कि बाहर से दिखता नहीं था, इट वाज कैमोफ्लेज्ड, बाहर से किसी को पता नहीं चलता था वहाँ पे इतना सुंदर एक आश्रम बना हुआ है। और आज वशिष्ठ जी ने उनसे कॉम्बेट करने के लिए जिसको चूज किया था, फॉरेस्टर्स यानी जंगली लोग जो होते थे वहीं पे रहते थे, वो लोग तो खुद ही ट्रेंड होते थे इन सब चीज में, उनको चूज किया था वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी के साथ उस कंपटीशन के लिए। वो लैंड सारा फॉरेस्टर्स का होता था। वो लोग लीज पे गुरुओं को आश्रम बनाने के लिए देते थे लैंड को। आश्रम में सब बच्चे एक बराबर रहते थे और जो राजकुमार थे उनकी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताई जाती थी। ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी रॉयल फैमिली से नहीं होता था और कोई भी छोटा नहीं होता था, सब बराबर पलते थे और सब लोग सब काम करते थे। सब बच्चे सफाई करते थे, खाना पकाते थे, गुरु को खिलाते थे। अपनी रेगुलर पढ़ाई, जो स्कॉलस्टिक एकेडमिक परफॉर्मेंस के अलावा उन्हें ये सब इसलिए सिखाया जाता था कि जिंदगी में हमेशा वो हम्बल रहें।
ये उनके लिए बहुत ज़रूरी था। अब क्योंकि राजकुमारों की आइडेंटिटी छुपानी थी, सबको नया नाम दिया गया था। तो राम को बुलाया जाता था सुदास, भरत जी का नाम था वासु, लक्ष्मण जी का नाम था पौरव और शत्रुघ्न जी का नाम था नलतर्दक। आज के दिन ये कॉम्बैट के लिए बहुत सारे लोकल पीपल बैठे हुए थे जो होस्ट थे यानी ऑडियंस थे। वो ऑडियंस के साथ साथ बहुत ब्रिलियंट वॉरियर्स थे। उनको वशिष्ठ जी एम्प्लॉय करते थे, बच्चों को वॉरफेयर यानी युद्ध कौशल सिखाने के लिए एम्प्लॉय करते थे। और जब भी एग्जाम्स वगैरह होते थे वही ओपोनेंट्स बनते थे बच्चों के, उनके साथ लड़ने के लिए। तो आज वही होने वाला था। अभी तक जो कॉम्बैट कर रहा था आदमी वो राम वार्मिंग अप कर रहे थे। तो अब वशिष्ठ जी ने उस चीफ से कहा कि अब वो शुरू किया जाए। तो चीफ ने उस आदमी को आवाज दी, उसका नाम मत्स्य था। मत्स्य और सुदास तो हमारे राम जी हो गए, उन्हें आवाज दिया। तो दोनों ने स्पेक्टेटर्स की ओर देख के सबको प्रणाम किया। प्रणाम कर दोनों मत्स्य और सुदास रेड पेंट एक डब्बे में रखा हुआ था, वहां जाकर एक ब्रश उसमें डिप करके उनका जो प्रैक्टिस तलवार थी वो लकड़ी की होती थी, उसको उसका टिप को और उसको पीछे उन्होंने पूरा रेड पेंट से पेंट कर लिया। ये इसलिए होता था, ये इंडिकेट करता था जब सामने वाले को मारा जाता था, इससे उससे पता चलता था कि चोट कैसी लग रही है, गहरी है, कैसी है, डिपेंडेड ऑन हाउ मच पेंट लेफ्ट इज मार्क ऑन द ओपोनेंट, इसलिए होता था ये। मत्स्य और सुदास यानी राम जी के बीच में बहुत बेहतरीन फाइट हुआ। एट एवरी पॉइंट राम जी ने ये दर्शाया कैसे आई कांटेक्ट करके आंखों से भांपना चाहिए कि सामने वाला क्या करने वाला है, एंड ऑलवेज गिव अवे द चांस एंड फर्स्ट एनालाइज करना चाहिए कि बैटलफील्ड में है कैसे। फाइनली उसने उसको नॉकडाउन कर दिया अपने ओपोनेंट को। और मत्स्य ने खड़े होकर उसको खुद को राम जी को उन्होंने पैट किया, पीछे पीठ पे थपथपाया और उनको शाबाशी दी। और गुरुजी को कहा आपके पास एक बहुत बेहतरीन स्टूडेंट है। चीफ ने पूछा, यानी फॉरेस्ट ड्वेलर्स की चीफ ने, गुरुजी ये कौन है? वशिष्ठ जी मुस्कुरा दिए, तुम्हें पता है मैं अभी इनकी ट्रू आइडेंटिटी तो रिवील नहीं कर सकता। फिर मत्स्य उतर के गूढ़ा को भेजा कि अब तुम्हारी बारी है। नेक्स्ट फाइट थी गूढ़ा और भरत जी के बीच में। वशिष्ठ जी ने उनके अपने नाम के बजाय वासु नाम से संबोधित करके उन्हें भी फाइट के लिए जाने को कहा। गूढ़ा ने पहले नीचे झुककर धरती माँ को प्रणाम किया। भरत जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो उछल कूद के और फाइट के जो मैदान की ओर चले गए। गूढ़ा ऊपर चढ़ा तो उसे लगा ये कहाँ गया, भरत तो दिखा नहीं, यानी वासु। एक्चुअली जब फाइट होती है ऐसे, उसके पहले थोड़ी वार्मिंग अप कर लेते हैं, जैसे उन दोनों ने किया था। भरत जी तो ऑलरेडी जाके रेड पेंट से अपना स्वॉर्ड, अपनी तलवार को पेंट कर रहे थे। तो गूढ़ा ने पूछा प्रैक्टिस नहीं करनी है? तो भरत जी ने कहा नहीं, हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। भरत जी यानी वासु और गूढ़ा की फाइट भी वैसे ही एक्सक्विजिट थी, बट भरत का लड़ाई करने का स्ट्रैटेजी रामचंद्र जी से बिल्कुल डिफरेंट था। वो बिल्कुल हम्बल होके लड़ने वालों में से नहीं थे, वो स्टार्टिंग से ही बिल्कुल स्ट्राइक करने वालों में से ही थे, बट उनके स्ट्राइक्स बहुत डिफरेंट और ऐसे थे जैसे कि बड़े लोग कर सकते हो। तो गूढ़ा ने उसको बीच में कहा कि तुम्हारा ये स्ट्रैटेजी तो बहुत अच्छा था, मगर उसके लिए तुम्हें थोड़ा लंबा और होना पड़ेगा। तो भरत जी ने बहुत गुस्से में कहा हाँ हाँ, एक दिन मैं बहुत जल्दी लंबा हो जाऊंगा, तब हम फिर से लड़ेंगे। एनीवे, वरन यानी जो उनका चीफ था, वो उसने वशिष्ठ जी से कहा कि आपके तो दोनों ही ये डिसाइपल्स बहुत अद्भुत हैं, बहुत जल्दी भगवान करे ये बड़े हों और हम देखें कि ये क्या करेंगे ज़िंदगी में। वशिष्ठ जी मुस्कुरा दीजिए कि मैं भी तो उसी दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये लोग जल्दी से बड़े हो जाएं। शाम हो चली थी। आश्रम से कुछ दूर में एक छोटी सी नदी जो बह रही थी, उसके किनारे राम जी बैठ के बहुत गहरी चिंतन में डूबे हुए थे। अपनी इवनिंग वॉक के लिए निकले हुए गुरु वशिष्ठ जी ने दूर से उन्हें देखा और उनके पास तक पहुंच गए। राम जी ने उठ के उन्हें प्रणाम किया। दोनों बैठे बात करने लगे। गुरु जी ने पूछा, तुम इतना गहरा चिंतन क्या चीज का कर रहे थे? तो राम जी ने कहा, गुरु जी,
उनको वरुण को आपने हमारी असली आइडेंटिटी क्यों नहीं बताई? क्यों आपने उन्हें हमारा नकली नाम बता रखा है? हमें सच्चाई छुपानी क्यों पड़ती है? क्या ये गलत नहीं है झूठ कहना? गुरुजी ने कहा, नहीं, सच्चाई छुपाना अलग होता है और झूठ बोलना अलग होता है। राम जी परसिस्टेड, नहीं ऐसे कैसे गुरुजी? सच्चाई छुपाना मतलब इट अमाउंट्स टू टेलिंग अ लाई, है ना? उन्होंने कहा, नहीं, कई बार ऐसे होता है कि झूठ, सच्चाई छुपाना पहली बात तो झूठ नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है किसी झूठ का साथ देना पड़ता है ताकि उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, जो अंत रिजल्ट आएगा वो कभी अच्छा हो जाता है। और कई बार सच्चाई जाहिर करके बहुत बुरा हो जाता है, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है और कुछ गलत ना हो जाए तो सच्चाई कई बार छुपानी भी पड़ जाती है। गुरुजी ने कहा, एक ट्रू लीडर तो वो होता है जो अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी प्रजा को चाहता हो, और अपनी प्रजा को बचाने के लिए अगर किसी लीडर को झूठ का सहारा लेना पड़े तो क्या वो सही नहीं होगा? क्या फिर भी तुम सच्चाई का ही साथ दोगे? राम जी को ये बात पसंद तो आई नहीं। उन्होंने कहा, मगर गुरुजी, जो लोग, जो जनता अपने लीडर को झूठ बोलने के लिए कंपेल करती हो, क्या ऐसी प्रजा के लिए लड़ाई करना व्यर्थ है? क्या ऐसी प्रजा का पालन करना भी व्यर्थ है? गुरुजी ने कहा, क्या तुमने लक्ष्मण को लिए एक बार झूठ नहीं बोला था? राम जी ने कहा, हाँ, इंस्टिंक्टिवली मुझे लगा कि मुझे लक्ष्मण को प्रोटेक्ट करना चाहिए, मगर वो अंदर ही अंदर मुझे इतने टाइम से खा ही रहा था। इसी कारण मैं इसके बारे में आपसे बात करना चाहता था। गुरुजी ने कहा, मैं दोबारा वही रिपीट करूंगा, तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। बुद्धिमानी मॉडरेशन में यानी बैलेंस में होती है। अगर कुछ डाकुओं से तुम किसी को बचाने की कोशिश करने में झूठ बोलो तो क्या तुम गलत करोगे? राम जी कन्विंस नहीं हुए। राम जी ने कहा, इतने एग्जाम्पल्स में से कोई एक एग्जाम्पल करके हम उसे जस्टिफाई तो नहीं कर सकते। माता ने एक बार मुझे बचाने के लिए पिताजी से झूठ बोला था और उन्हें पता चल गया। उसके बाद तो उन्होंने बिल्कुल माता जी की तरफ आना बंद कर दिया और माँ को देखना ही बंद कर दिया। तब तक तो वो फिर भी आते थे और माँ से मिलते थे। गुरुजी ने बहुत दुखी मन से राम जी की ओर देखा और सोचने लगे, दशरथ जी तो राम को जिम्मेदार ठहराते हैं रावण के हाथ उनकी हार के लिए। कौशल्या जी को विजिट नहीं करने का वो तो कोई और बहाना ढूंढ लेते, ये तो बस एक वाकया हो गया तो उन्होंने उसे एक्सक्यूज बना लिया। वशिष्ठ जी ने बहुत सावधानी से बात करी। उन्होंने कहा, मैं झूठ बोलने का साथ देने का नहीं कह रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि झूठ बोलना अच्छी बात है, मगर बहुत रेयरली कभी ऐसा मौका पड़े कि झूठ बोलना पड़े तो उसके लिए गिल्टी तो नहीं फील करना चाहिए, क्योंकि वो उसका जो एंड रिजल्ट है वो अच्छे इरादे से किया हुआ होता है। अच्छा तुम बताओ, तुम झूठ का साथ क्यों नहीं देते हो और तुम सच्चाई का साथ इतना क्यों देते हो? सिर्फ इसलिए कि वो लॉफुल है, या इसलिए कि ये जो वाकया हुआ महल में उसकी वजह से तुम डर गए और तुम्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए तुम्हें लगता है कि बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए? राम फिर से गहरी चिंता में डूब गए, या यूं कहना चाहिए चिंतन में। फिर गुरुजी ने पूछा, अब तुम ये सोच रहे होगे इन सब चीज का वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स, उनकी कम्युनिटी और उनका चीफ वरुण से क्या लेना देना है? हाँ गुरुजी, इन सब बातों का उससे क्या लेना देना? तो राम, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार वहां गए थे? राम को वो सारा वाकया याद आया। जब वो लोग उस फॉरेस्ट का सो कॉल्ड विलेज को देखने गए थे, उन्हें पता चला वो विलेज कम एक प्रॉपर टाउनशिप ज्यादा था, ऑलमोस्ट सेमी अर्बन था। सबके घर एक जैसे थे, बैम्बू के, चाहे वो चीफ का हो चाहे वो किसी का भी हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। घरों में दरवाजे ही नहीं होते थे क्योंकि कोई क्राइम ही नहीं था। बच्चे सब ऐसे पलते थे पूरे कम्युनिटी में, यानी केवल उनके माँ बाप नहीं पालते थे, सब लोग मिलके ही बच्चों को पालते थे। और इतना आइडियल टाउन वो लग रहा था। राम जी को याद आते ही बहुत खुशी हुई उसको देखकर। तो राम जी ने कहा, हाँ मुझे याद है, इसका इस बात से क्या लेना देना? गुरुजी ने कहा, अच्छा राम बताओ, तुम्हें क्या लगता है वो इतने आइडियली इतनी अच्छी तरीके से कैसे जीते हैं? राम ने कहा, क्योंकि वो बिल्कुल सेल्फलेस जिंदगी जीते हैं, वो सेल्फिश है ही नहीं। उनके लिए तो कोई चीज खुद मेरी तुम्हारी है ही नहीं, सब कुछ कॉमन है और सब कुछ कम्युनिटी का है।
तो गुरुजी ने कहा नहीं, उनका जो बेसिक है होता है लॉस, यानी कानून। राम जी ने कहा लॉस, क्या लॉस? उन्होंने कहा हाँ, उनके पास उनके बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं जो कि वो चाहे कुछ भी हो फॉलो करते हैं। और कोई एक छोटा सा बच्चा अगर छोटी सी भी गलती करता है, उसके लिए ये नहीं बोला जाता कि चलो बच्चा ही तो है, एक ही बार तो किया। द चाइल्ड हैज़ टू पे फॉर इट, द चाइल्ड हैज़ टू बी पनिश्ड। अगर वो रिपीटेडली करेगा तो उसे और शेमफुल्ली पनिश किया जाएगा सबके सामने। इसलिए उनके लिए, जैसे तुम फील करते हो कि किसी भी सिचुएशन में झूठ नहीं बोलना चाहिए, they also believe the same, they very strictly follow these laws। इसलिए उनका एकदम वो आइडियल टाउन बना हुआ है। राम जी ने कहा इसका मतलब अगर उन्हें हमारी सच्चाई, हमारी आइडेंटिटी पता चलेगी, वो उनके लॉस के खिलाफ होगा। राम जी की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई। वशिष्ठ जी ने कहा हाँ। तो राम जी ने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि उनके लॉज में से एक लॉ ये भी है कि वो कभी अयोध्या के किसी के भी हेल्प के लिए, यानी रॉयल फैमिली के हेल्प के लिए नहीं जाएंगे। राम जी वॉज बेविल्डर्ड। ऐसा क्यों? तो वशिष्ठ ने कहा ये तो मुझे नहीं पता, कई 100 सालों से उन लोगों के पास ये एक लॉ है, मुझे नहीं लगता वो खुद भी जानते हैं कि इसे क्यों फॉलो करना है, ये लॉ ऐसा क्यों है, बट वो लोग अभी भी फॉलो करते हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ वो मुझे भी कुछ नहीं जानते मेरे बारे में, बस केवल ये जानते हैं कि मेरा नाम वशिष्ठ है, इससे ज़्यादा वो जानना चाहते भी नहीं है। और इसीलिए मुझे कभी कभी आई एम ट्रबल्ड कि अगर उन्हें पता चलेगा कि कौन है तो शायद दे विल शन अस, दे विल नॉट लाइक टू हेल्प अस। मगर हाँ, एक बात है, अब तक राम जी थोड़े परेशान हो गए थे। राम जी ने कहा क्या हम यहाँ पे सेफ हैं? वशिष्ठ ने कहा नहीं, हम यहाँ बहुत सेफ हैं। वो इसलिए क्योंकि अब उन्होंने हमें अपने सिक्योर जोन के अंदर एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि इस गुरुकुल में जो भी आता है उनके लिए वो ऐसा होता है कि जिसको बचाना उनका कर्तव्य होता है। वो उसको टोटल प्रोटेक्शन हमेशा प्रोवाइड करेंगे। इस वजह से हम यहाँ पे सिक्योर हैं। एटलीस्ट बाहर जो कुछ भी जितने एनिमीज तुम लोगों के हैं उनसे तो ज़्यादा यहाँ पे तुम प्रोटेक्टिव हो। राम जी फिर अपनी गहरी सोच में डूब गए और वशिष्ठ जी ने कहा तो सुदास, मैंने झूठ नहीं बोला है, मैंने सिर्फ सच्चाई को जाहिर होने से रोका है। चारों राजकुमारों को गुरुकुल में रहते हुए अब 13 साल हो गए थे, यानी राम जी अब 13 साल के हो गए थे। आज चारों जन सुबह सुबह उठे, अपना नित्य क्रम किया, यानी सफाई करना, खाना बनाना, गुरुजी का भी बनाना, स्वयं नहा धोकर तैयार होना, और एक पीपल के पेड़ के नीचे गुरुजी पद्मासन लगा के बैठे और चारों राजकुमार उनके पास सर्कल में जाके बैठ गए, प्रणाम करके, और गुरु चरित्र बोलने लगे। जैसे ही गुरु चरित्र का खत्म हुआ, उन्होंने उठ के गुरुजी को प्रणाम किया। उन्होंने रोज की भांति एक ही आशीर्वाद सबको दिया कि मेरी नॉलेज की लाइट तुम में स्थापित हो और तुम लोग एक दिन मेरे टीचर बन जाओ। वो सदा यही आशीर्वाद देते थे। गुरुजी ने मन में सोचा अब समय आ गया है, अब ये बड़े हो गए हैं, अब इनके अंदर बीजारोपण करने का समय आ गया है। तो आज उन्होंने क्लास में पूछा, बताओ कि हम लोगों का सिविलाइजेशन कहाँ से पहले शुरू हुआ था? शत्रुघ्न बोले, सबसे पहले यूनिवर्स शुरू हुआ। बीच में गुरुजी ने रोक दिया, नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था, हम जिसकी संतान हैं, यानी हमारी वैदिक परंपरा कहाँ से शुरू हुई थी? शत्रुघ्न ने फिर बोलना शुरू किया। बहुत वेल रेड थे, फिलॉसफी वगैरह उन्हें बहुत अच्छी आती थी, सब कुछ उन्हें आता था। राजा मनु से उन्होंने शुरू किया कि हम लोग सब मनु की संतान हैं। उन्होंने कहा आगे बताने के लिए, तो उन्होंने कहा आइस एज से कहानी शुरू करी, कैसे आइस एज में सब जगह बर्फ था, इसलिए समुद्र का लेवल उस समय में, उस जमाने में बहुत कम रहा करता था। लैंड मास ज्यादा था, इंडिया, श्रीलंका आसपास यानी गुजरात और एक्सटेंडेड था, वो बहुत बड़ा लैंड मास, सब कुछ इंडिया के अंदर आता था। जैसे जैसे आइस एज में बर्फ पिघलती गई, समुद्र का लेवल बढ़ता गया और धरती ज्यादा से ज्यादा समुद्र के अंदर समाती चली गई। अच्छा बताओ, हमारे क्या क्या सिविलाइजेशंस थे उस वक्त? गुरुजी ने पूछा। उन्होंने बताया कि हमारे
साउथ ईस्ट की तरफ संगम तमिल था और गुजरात की तरफ द्वारका सिविलाइजेशन था जो यादुओं का से रूल्ड था, यानी राजा यदु के जो संतान थी। और जो संगम तमिल था वहाँ पे पांड्यास रूल करते थे। और जब सब कुछ वहाँ पे सिविलाइजेशन खत्म होने लगा संगम तमिल का, वहाँ से राजा मनु उठे और कुछ जो लोग बचे उन्हें लेके नॉर्थ की ओर चले गए और वो लोग अपने आप को विद्या के संतान बताते थे, अतः वैदिक लोग ऐसा कहा जाने लगा। अब गुरुजी ने सवाल किया, क्या तुम्हें पता है कि ये सिविलाइजेशंस विलुप्त क्यों हो गई? तो शत्रुघ्न ने कहा, हाँ, उन्हें कई बार मदर अर्थ यानी धरती माँ ने और नेचर ने इंडिकेशन दिया था कि वो अपनी एक्टिविटीज को चेक करें, उन्होंने नहीं करा। और हमें लगता है कि वो अचानक से सिविलाइजेशंस खत्म हो गई। गुरुजी ने कहा, नहीं, वो अचानक नहीं खत्म हुई, कई सालों से 100 सालों से उन्हें इंडिकेशंस मिलते रहे कि वो बचें और अपनी सिविलाइजेशन को बचाएं, मगर वो खत्म हो गए। ऐसा क्यों हुआ? लक्ष्मण जी तो इम्पल्सिव थे ही, उन्होंने कहा वो लोग आलसी रहे होंगे। गुरुजी ने उन्हें कुछ एडवाइसेस दिए कि तुम हमेशा जल्दबाजी में रहते हो, सोच समझ के जवाब देना चाहिए। उसके बाद राम जी ने कहा, क्या मैं इसके ऊपर एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो गुरुजी ने कहा, हाँ। तो राम जी ने कहा, अच्छा, राजा मनु जो थे वो पांड्या के सिविलाइजेशन में कौन थे? क्या वो रॉयल फैमिली से थे? गुरुजी ने कहा, हाँ। और क्या वो राजा थे? तो उन्होंने कहा, नहीं। तो वो क्या थे? वो राज दरबार में ही महल में सबसे छोटे प्रिंस थे। तो राम जी ने कहा, फिर तो जवाब बिल्कुल जाहिर है ना, जिस सिविलाइजेशन को खतरे में आ गया हो जो, उसे बचाने की जिम्मेदारी राजा की होती है। राजा ने अगर वो नहीं किया और किसी और ने बच्चे कुछ लोगों को बचा के जो ले गया हो, इसका मतलब उस राजा ने अपनी ड्यूटीज ढंग से पूरी नहीं करी। सिंपल बात है, रीजन ये था सिविलाइजेशन खत्म होने का भी। गुरु वशिष्ठ अचंभित हुए, उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, अब बताओ, क्या एक राजा को उसकी अच्छाई के लिए जज करना चाहिए, यानी क्या एक अच्छा राजा अच्छा इंसान होना जरूरी है? राम जी ने तुरंत कहा, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। राजा अच्छा वो होता है जो अपनी प्रजा के लिए अच्छा करे। गुरुजी ने कहा, बिल्कुल सही। एक राजा की जिंदगी में उसकी पर्सनल लाइफ की कोई महत्ता नहीं है। राजा अच्छा तब होता है जब वो अपनी सिविलाइजेशन का उद्धार करे। ये जवाब बहुत क्लियरली भरत जी ने तब दिया जब अगला सवाल आया। गुरुजी का अगला सवाल था, अब बताओ, रावण अच्छा राजा है कि नहीं है? बिल्कुल निस्तब्धता हो गई। भरत जी बोले, हाँ, रावण बहुत अच्छा राजा है, क्योंकि उसने अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है। उसने मैरीटाइम यानी शिप से बिजनेस के जरिए इकोनॉमी बढ़ाना और अपने लोगों के लिए जो अच्छा करना, उसने सब कुछ किया है। यहाँ तक कि अफवाह है कि वहाँ की तो सड़कें भी सोने की हो रखी हैं, इसीलिए उसको स्वर्ण लंका बोला जाता है। गुरुजी ने कहा, बिल्कुल ठीक। रामचंद्र जी ने तो इसका उत्तर नहीं दिया कि हेटेड रावण, क्योंकि पूरी जिंदगी रामचंद्र जी के नाम पर इनऑस्पिशियस अशुभता का माथे पे कलंक लग जो चुका था। वो चाहे कुछ भी करते ये हटता नहीं था। वशिष्ठ जी ने अब अगला सवाल किया, अब मुझे बताओ, वो राजा जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण डिप्रेशन में चला गया हो और उसकी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण जनता दुखी हो, क्या वो अच्छा राजा है? सब समझ गए संबोधन किसकी तरफ था। किसी ने भी जवाब नहीं दिया। बहुत देर बाद फिर से भरत जी ही बोले, नहीं, वो अच्छा राजा नहीं हो सकता, क्योंकि उसको अपने प्रजा की तो चिंता नहीं है। उसकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल प्रॉब्लम से उसके लिए बड़ी है। वशिष्ठ जी ने मन में सोचा, बहुत बहादुरी का जवाब था और ऐसा ही मुझे उम्मीद था कि ये बहादुर बच्चा ऐसा ही जवाब देगा। गुरुजी ने कहा, आज का पाठ यहाँ समाप्त हुआ। इसका निष्कर्ष यही है कि अब आज जो भी पाठ तुम लोगों ने सीखा, इसके बारे में बहुत अच्छे से विचार करना, चिंतन करना। चलिए दोस्तों, हम भी यहाँ पे कहानी समाप्त करते हैं वशिष्ठ जी के इस पाठ के साथ ही। अगले एपिसोड में आके आपसे फिर से मिलते हैं। बाय बाय, सी।